जय हिंद, नमस्कार। मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कॉन्सेप्ट की तैयारी सूरज बोर्ड पर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आज हम सिखाएंगे आपको फिजिक्स क्लास 12th के वन शॉट कराएंगे। यानी कि वन शॉट मतलब कि इस चैप्टर को जो है हम दो क्लास में एंड करेंगे। पहला क्लास में मतलब कि न्यू से लेकर अंतिम तक है। दूसरा क्लास में शुरू मतलब कि जितना भी आपके पास बचा हुआ है वह सब कराते हुए न्यूमेरिकल के साथ हम कराएंगे। तो ऐसे ही चलेगा वीडियो और ऐसे ही हम अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ और वन शॉट की तैयारी करते हैं। वन शॉट फिजिक्स चैप्टर 1 के वन शॉट करना है और इसमें ज़्यादा हम लिखने के प्रयास नहीं करेंगे, ज़्यादातर हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे। तो आप लोग फोकस जो है समझने पर रखिएगा, ना कि लिखने पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी कि वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले हम विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे, विद्युत आवेश क्या है, तब फिर हम क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि इसका क्षेत्र क्या है। इसी के बेस पर जो है आपका पूरा चैप्टर यानी पूरा चैप्टर को समराइज किया गया है। इसी के आधार पर पूरा चैप्टर को रखा गया है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश जो है पुरानी, हमने 10,000 साल पहले आपको ये बताए थे कि वैद्युत आवेश के खोज हो गया था। आप कहे होंगे कि सर आप तो काहे जोकिंग कर रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा डायलॉग है, वो डायलॉग के पर्पज से ही रखिए। तो चलिए हम चालू करते हैं। 600 ईसा पूर्व जो है, 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थेल्स। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? थेल्स। और वह वैज्ञानिक जो है एक पदार्थ को बाल्टिक सागर पर एक पदार्थ को पाए जिसे क्या कहे? अंबर। अंबर, इस पदार्थ को अंबर कहे। और इस पदार्थ को जो है रेशम के जो कपड़े होंगे, आप देखे होंगे, मतलब रेशम के कपड़े, उस रेशम के कपड़े से जब वो अंबर को घस दे तो उसे फ्रैक्शन उत्पन्न हुआ। फ्रैक्शन उत्पन्न होने के कारण उसमें चार्ज हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपना स्थानांतरण किया। ये तो पहले इतना बात तो पता नहीं था, लेकिन यही बात जो है हमारे प्यारे चाहिता, यानी कि बहुत शानदार, क्या बताएं, नाम बताएंगे भी नहीं, पहले वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। तो इस 600 ईसा पूर्व जो है थेल्स वैज्ञानिक वह बाल्टिक सागर पर क्या पाते हैं? तो बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर पर अंबर पाते हैं। अंबर, और इसे मतलब कि रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद वो क्या कहते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद उसे जो भौतिक राशि उत्पन्न हुआ, उस भौतिक राशि को उन्होंने क्या नाम दिए? तो अंबर नाम दिए। यानी कि जो पदार्थ के नाम था वही भौतिक राशि का नाम हो गया। भौतिक राशि, वही नाम भौतिक राशि का हो गया। और फिर जमाना बीतता गया, टाइम आता गया और 1600 ईसा पूर्व में एक महान हस्ती जन्म लिए। वो कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। तो वो इंग्लैंड के जो महाहस्ती थे, महाहस्ती यानी कि महान वैज्ञानिक, जिसका नाम है गिलबर्ट। गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में
जो है वह बता मतलब कि कुछ प्रयोग के द्वारा बताए कि हाँ, आवेश नाम के भी कोई एक भौतिक राशि हमारे इस जो पृथ्वी में जो है वह एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आवेश कोई नया बनाया गया है, नहीं, आवेश हमारे इनकी प्रकृति की जो है नेचर के ही देन है। तो आवेश को आप जब जैसे कि आप लोग सिंपली भाषा में किए होंगे, तो कागज का अगर कलम से किए होंगे तो एक प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है, वह प्रैक्टिकल आप लोग करे होंगे तो वो चिपक जाता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन के जो है आदान प्रदान बदलने के कारण उसमें आकर्षण के गुण आ जाता है, फिर आकर्षण बल यानी कि कम होता है तो वो भी नीचे गिर जाता है। तो यही बात जो है हम कहना चाहते हैं, यहाँ तक के कोई डाउट? इसके बाद फिर रिसर्च चालू हुआ और 1751 ईस्वी में आकर पूरा खुलासा हो गया कि यह भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि कब खुलासा हुआ? तो 1751 ईस्वी में। रिसर्च कब से चल रहा है? तो रिसर्च का चल रहा है 600 ईसा पूर्व से ही। तो आप लोग को ये थोड़ा सा मतलब कि डिटेली हम बता दिए हैं, क्लास 12th में डिटेली ही होना चाहिए, डिटेल में आप नहीं पढ़िएगा तो नहीं हो सकता है। तो 1751 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक, यानी कि एक अलग टाइप का, एक जो अलग करता है ना वही दुनिया से अलग रहता है। यानी कि वो देखिए, अब बारिश का और बिजली का मौसम जब होता है, यानी कि वैसे मौसम में आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ठंड का जो है यानी कि जो उसे जो निकलता है वो आपको नष्ट कर सकता है। तो क्या ये महावैज्ञानिक जो है, महाहस्ती, वो कहे कि नहीं इस बार तो मैं प्रयोग करके ही रहूंगा आवेश पर, तो पतंग के लिए पतंग में सब कुछ करके और तूफान में उड़ा दिए और कहे कि इस बार तो नहीं हम छोड़ेंगे आवेश, तेरे को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तो क्या बाबू समझ लो, यही बात बा कि आवेश के थोड़ा सा डिटेली ऐसे ही। हाँ तो चला समझा तनी। 1751 ईस्वी में महान वैज्ञानिक आते हैं। आप लोगों के दिमाग में खलबली मच रहा होगा कि वो महान वैज्ञानिक है कौन? तो महान वैज्ञानिक का भी नाम लेंगे। वो महान वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं और पागलों वाली हरकत कहते हैं कि दुनिया देख, मैं एक अलग इतिहास रचूंगा। अब पागलों वाली हरकत करके पतंग को आसमान में उड़ाते हैं और ये रिसर्च पूरा कंप्लीट करके बता देते हैं कि आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। बताइए, बहुत जगह कहा जाता है कि ये झूठ बात है। जब झूठ बात है तो क्या रिसर्च आगे बढ़ता? नहीं बढ़ पाता। तो चलिए, बहुत हो गया। 1751 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन 1751 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं और यह खुलासा कहते हैं कि हाँ, आवेश यानी कि जो यहाँ पर 1600 ईस्वी तक के जो है, यानी कि हम 1600 ईस्वी नहीं लिखे हैं, 1600 ईस्वी तक के इसे अंबर ही कहा जाता था। इस भौतिक राशि को अंबर ही कहा जाता था। और 1751 ईस्वी में आकर इस भौतिक राशि का एक अलग नाम पड़ा, जिसे कहते हैं आवेश। इंग्लिश में इसे आप बोलते हैं चार्ज। इंग्लिश में आप इसे चार्ज बोलते हैं। यानी कि चार्ज के तो खुलासा हो गया कि हाँ, हमारे पृथ्वी में भी एक ऐसा भौतिक राशि है जो एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर किसी बॉडी में मास है तो उसमें चार्ज होगा ही होगा, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। अगर ये मार्कर जो आप देख रहे हैं इसमें मास है, यानी कुछ ना कुछ तो इसका मास होगा ही होगा, तो इसमें चार्ज है।
यानी कि मास अगर नहीं रहेगा तो चार्ज भी नहीं रह पाएगा। लेकिन 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 चार्ज अगर ना मतलब कि मास नहीं रहेगा तो चार्ज डिपेंड मतलब ऑटोमेटिकली ही नहीं रहेगा। यानी कि चार्ज जो है मास पर डिपेंड करता है। अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, ये कोई काट नहीं सकता है। तो आप लोग 17 से 51 ईस्वी तक के रिसर्च में आ गए हैं। और यहाँ पर यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी जो है वो आगे की रिसर्च बताते हैं। चलिए नेक्स्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन जी क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि दो मतलब के पदार्थ लेते हैं। पहले कांच के छड़ और एबोनाइट के छड़। पहले कांच के छड़ को मतलब घस रहे, दो कांच के छड़ लिए ऐसे लटका दिए। ये एक मान लेते हैं कि ये एक परीक्षक है और एक कांच इधर से लटका हुआ है और एक कांच इधर से लटका हुआ है। ठीक, एक कांच इधर से एक कांच इधर से। यहाँ पर क्या लिया गया है, फर्स्ट स्टेप में जो है कांच लिया गया है, ओनली कांच। यानी कि फर्स्ट कांच सेकेंड कांच, यानी कि दोनों साइड जो है कांच ही लिया गया है। और कांच लिया गया है, इसमें तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर देखा गया जब कांच को लेकर और रगड़ते हैं तो यहाँ पर देखा गया मतलब कि पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोनों पर उत्पन्न हुआ, यानी कि या एक दूसरे को क्या किए, या एक दूसरे को प्रतिकर्षित किए। प्रतिकर्षित किया यानी प्रतिकर्षण का गुण आ गया, ये एक दूसरे को दूर भेजने लगे। दूसरा, और फिर यानी कि ये तो कांच ले लिए फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप में वो एक एबोनाइट के छड़ लिए, एक एबोनाइट के छड़ लिए। यानी कि एबोनाइट के छड़ लिए और तो इसमें निगेटिव पूरा उत्पन्न हुआ। यानी कि जब इसको रेशम के कपड़े से रगड़े, रेशम के कपड़े से रगड़े तो इसमें निगेटिव उत्पन्न हुआ। तो ये भी क्या कर रहे थे, तो प्रतिकर्षण का गुण इसमें भी उत्पन्न हो रहा था। तो इन्होंने एक खुरपाती दिमाग में खुरपाती आ गया आने और कहे कि मैं तो तुम्हें बता के रहूंगा मेरे दोस्त, आजा तेरे को मैं नेक्स्ट बताता हूँ। और नेक्स्ट बताए कि जैसे एक जगह कांच ले रहे थे, दोनों जगह कांच ले रहे थे, दोनों जगह एबोनाइट ले रहे थे, तो प्रतिकर्षण कर रहा था, यानी कि एक दूसरे को दूर फेंक रहा था। अगर एक जगह कांच और एक जगह एबोनाइट ले ले तब क्या होगा, तो तब एक अजीब तरह के करिश्मा होगा, यानी कि चमत्कार जिसे कहते हैं। और इस दुनिया में कोई भी चमत्कार चीज नहीं होता है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि साइंस का ही जो है वह हाथ सफाई होता है। साइंस जो है वही चमत्कार है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक पदार्थ को जो है, ये एक कांच ले लिए, एक एबोनाइट के छड़ ले लिए, एबोनाइट, एक कांच ले लिए और एक एबोनाइट की छड़ ले लिए। कांच और एबोनाइट के छड़ लिए और कांच को रेशम के कपड़े से रगड़े, एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल जो है, बिल्ली की खाल जो है उससे रगड़े। कांच को किससे रगड़े, तो रेशम के कपड़े से, और एबोनाइट के छड़ को किससे रगड़े,
तो एमोनाइट के क्षार को बिल्ली की खाल से रगड़े और दोनों में मतलब कि घर्षण जब हुआ तो उससे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ, तो इसमें पॉजिटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव आ गया। और जब आप जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो क्या करता है मेरे दोस्त, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करता है। हाँ, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, सही बात है। जब भी अगर आप मतलब कि चुंबक देखे होंगे, अगर नॉर्थ लगाइएगा तो वो एक दूसरे को दूर करेगा, साउथ अगर आनिएगा तो एक दूसरे को दूर करेगा, लेकिन जब नॉर्थ और साउथ आनिएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, तुरंत वो अपनी ओर क्या करते हैं तो खींच लेते हैं। तो यही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा गुण उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर जो है आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, इसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। यही है बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। और इससे सिद्ध होता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि आवेश जो है वह आवेश के प्रकार, इससे सिद्ध होता है कि आवेश जो है वह दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, धनावेश, दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश, जो आकर्षित करता है, यानी कि इस पर धन आवेश आता है, जो प्रतिकर्षित करता है वह उस पर ऋण आवेश आता है, यानी कि धनावेश और ऋणावेश, ये दो प्रकार के बांटा गया है। ठीक, तो कैसा लगा मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली था तो मैंने प्रैक्टिकली बताया, क्योंकि न्यू जो है हमेशा सिंपल और लाइंस होना चाहिए, ना कि ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और बताते हैं आपको हम आवेश चार्ज क्या है। तो चार्ज कोई खास चीज नहीं है यार, चार्ज कोई खास चीज नहीं है, चार्ज कोई खास चीज है सो नहीं है। चलिए चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। आपको हम पहले से ही कह रहे हैं कि चार्ज जो है वह एक गुण है, यानी कि वह एक प्रकार के जो है नेचर के देन एक जो है गुण है। तो आप बताइए जो गुण है, यानी कि इसको हम अगर घर्षण करेंगे तो इससे फ्रैक्शन हो रहा है, फ्रैक्शन होने के कारण ये गर्म होगा, गर्म होने के कारण कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को स्थानांतरित करता है, कोई तो धनावेशित कोई तो ऋणावेशित होगा। तो यही बात है मेरे भाई, यानी कि चार्ज जो है यही है, चार्ज एक प्रकार के गुण है, यानी कि प्रॉपर्टी है। ठीक, चार्ज हमेशा क्या है, प्रॉपर्टी है, गुण है। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चार्ज जो है यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ जो है, जैसे कि इस पदार्थ के ही मान लेते हैं, इस पदार्थ में कुछ ऐसा गुण है, मान लेते हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण है, तो या तो वह अट्रैक्ट करेगा अगर आकर्षण का गुण होगा, और प्रतिकर्षण का गुण होगा तो या क्या करेगा, यानी कि या एक दूसरे को दूर रिपल करेगा। तो यानी कि चलिए ये कांच है, ये मतलब कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर यानी मतलब कि खास करके नहीं होता है। आप मतलब इस पर इसमें भी मतलब कि हम क्या कहें कि मास है तो चार्ज भी डिपेंड करता है, तो यानी कि इसमें भी चार्ज है। आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण बताने के लिए कुछ अलग ही तो होना चाहिए। अब थोड़ी कि हम लकड़ी को मतलब कि दूसरी चीज को रगड़ेंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण बता देगा, वो एक अलग प्रकार के होता है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण बताया जाता है। तो हम इसका डेफिनेशन बताएंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। यानी कि आवेश जो है वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि आवेश दोनों के लिए पढ़ा जाता है, विद्युत के लिए भी और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी। तो आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण जो मतलब कि अनुभव करता है, तो वही गुण
यानी कि वही जो नेचर उसमें है उसी को, ये वही जो प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज जो है, चार्ज आवेश। तो आवेश की डिफिनेशन दे दिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आवेश और चार्ज, चार्ज जो है वह इसे कैपिटल क्यू, इसे कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू दोनों से प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों से चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि संकेत इसको कह सकते हैं। संकेत, संकेत किन किन चीजों से कहते हैं आवेश को, यानी कि चार्ज को, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों से हम चार्ज को क्या कहते हैं, तो दोनों को यानी कि संकेत कहते हैं, दोनों को हम प्रदर्शित करते हैं दोनों से। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप जान गए कि किन से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक, क्योंकि किसी का यूनिट जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी भौतिक राशि हो उसका आप यूनिट जानिए, यानी कि यूनिट मतलब कि मात्रक, इसका मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक एक महान वैज्ञानिक, महान हस्ती के नाम पर रखा गया है। उस हस्ती का क्या नाम है मेरे भाई, आप लोग जरूर कमेंट में कहिएगा। तो उस हस्ती का नाम है क्या, कूलम्ब सर। थोड़ा सा मैंने अजीब तरह से बोला ना, नो जोकिंग, नो ओनली कंसंट्रेशन योर बोर्ड। आप आपके बोर्ड जो है यानी कि अपने फोन पर, योर फोन के जो स्क्रीन है उस पर आप कंसंट्रेशन रहिए। और ये इसका ऐसा मात्रक क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम अभी बताते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो है वह है कूलम्ब, कूलम्ब, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओके, और आप चलते हैं, इसका बीमा क्या है, कूलम्ब हो गया। चलिए मतलब कि कुछ इसका और मात्रक देख लेते हैं, कुछ मात्रक, मात्रक यानी कि अन्य मात्रक और क्या क्या हो सकता है। तो एक अन्य मात्रक और हो सकता है Q बराबर आई टी से, Q बराबर आई टी, यानी कि आई का फॉर्मूला आता है आई इजिकल टू क्यू अपान में टी। तो Q बराबर आई टी, तो इससे हमें मतलब कि इसका मात्रक निकाल सकते हैं। आई का क्या होता है, एम्पियर, यानी आई क्या है, धारा, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर, एम्पियर इंटू के, यहाँ पर इंटू का साइन है, इंटू यहाँ पर टी है, टी यानी कि समय, समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो समय यानी कि टाइम, टाइम का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका अन्य मात्रक भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट, इसका सीजीएस मात्रक देखते हैं। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक जो है वह स्थित कूलम्ब, यानी कि स्थित कूलम्ब होता है, स्थित कूलम्ब, स्थित कूलम्ब यानी कि ESU, स्थित कूलम्ब। और दूसरा होता है और क्या होता है, फ्रैंकलिन, यानी कि जो महान हस्ती थे उसी का नाम पर, फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन, यानी कि इसका सीजीएस मात्रक हो गया। अन्य मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। सीजीएस मात्रक क्या हो गया, तो स्थित कूलम्ब या फिर फ्रैंकलिन। आप बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से भी यानी कि याद कर सकते हैं। चलिए, इसका बीमा क्या होता है, बीमा, डायमेंशनल, इंग्लिश में आप इसे डायमेंशनल बोलते हैं, बीमा। तो बीमा होता है, यहाँ पर देखिए Q बराबर आई टी के जो फॉर्मूला है इसे देखिए। तो Q बराबर आई टी, Q क्या है, तो एम्पियर, आई क्या है, सेकेंड, एक प्रकार के टाइम,
यानी कि सेकेंड, तो Q बराबर IT से क्या निकला, एम्पियर, यानी कि A इंटू के सेकेंड। ठीक, ये इसका ऐसा मात्रक निकला। अब बीमा जो है, इसका बीमा क्या हो सकता है, तो बीमा पहले बंद एक बड़का सा मतलब कि कोष्ट बनाएंगे। इस कोष्ट के अंदर यहाँ एम्पियर है तो एम्पियर के लिए ए लिखा जाता है, और फिर यहाँ सेकेंड है, सेकेंड के लिए यानी कि बीमा जो है, आप सेकेंड हो टाइम हो कुछ भी हो तो उसके लिए आप लिख सकते हैं टी, तो ये बीमा हो गया AT। ओके, बीमा आप निकाल लिए, एनी प्रॉब्लम, बीमा निकल गया AT, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बता देते हैं कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है आवेश का। तो सबसे बड़ा मात्रक आवेश का जो है, यानी कि बड़ा मात्रक आवेश का, बड़ा मात्रक आवेश का, बड़ा मात्रक आवेश का क्या होता है, तो बड़ा मात्रक आवेश का होता है फैराडे। फैराडे भी एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, यानी कि फैराडे। और एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो एक फैराडे यानी कि एक 1F इक्वल टू 96,500 गुलाम, यानी कि आपके पास 96,500 गुलाम होगा तो आप इसके बराबर हो सकते हैं, फैराडे के बराबर। तो आप बता सकते हैं फ्रैंकलिन जो है कितना आगा मतलब कि आगा आना चाहते हैं, यानी कि आवेश जो है इसका सबसे बड़ा मात्रक यही होता है 1 फैराडे, यानी कि 96,500 गुलाम। तो यहाँ तक के आपको शॉर्ट फॉर्म डाटा दे दिए, बीमा भी बता दिए, ये भी हो गया है, और इसमें तो ज्यादा बचा नहीं है। यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है, यानी कि आप दिशा मतलब कि ये सोच रहे होंगे कि यह वेक्टर है कि नॉन वेक्टर है, तो ये या जो है अदिश राशि है, अदिश राशि, या क्या है, तो अदिश राशि है। तो ये पूरा जो हम डिटेलिंग किए हैं वह किए हैं किसके आधार पर, तो आवेश के आधार पर, हम प्रकार भी बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और हर एक चीज का आपको हम बताते हुए चलेंगे मेरे भाई, मेरे भाई। आवेश के प्रॉपर्टी आपको जानना चाहिए कि आवेश का गुण क्या होता है। तो चलिए डेस्टर से पहले इसके मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे हमें उम्मीद है। चलिए अब बताते हैं आवेश का गुण, आवेश का गुण। अब आवेश का गुण क्या है, आवेश का प्रॉपर्टी यानी कि गुण। आवेश के दो गुण हैं, पहला गुण है आवेश का आवेश की निश्चितता, आवेश की क्या है, निश्चितता। दूसरा है आवेश संरक्षण के सिद्धांत, यानी कि ये दो इसके प्रॉपर्टी हैं। तो चलिए आवेश की निश्चितता क्या है, तो जैसे मान लेते हैं आवेश की निश्चितता, आवेश की निश्चितता एक हो गया, और दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका आवेश संरक्षण के सिद्धांत। हम क्या बताएं कि दो आवेश के गुण होता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, यानी कि दो प्रॉपर्टी। तो आवेश की निश्चितता क्या है, आप निश्चितता से कुछ सोच रहे होंगे, निश्चितता यानी कि निश्चिन्ह हो जाना, निश्चिन्ह हो जाना। आप जरूर थोड़ा सा वर्ड पर गौर कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता है, मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन में है, तो उस पर आप वर्ड पर गौर कीजिए कि वर्ड क्या आपसे पूछ रहा है, वर्ड आपके क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है आपका, या फिर आपके पिताजी का नाम पूछ रहा है, या आपके दूर के रिश्तेदार का नाम पूछ रहा है, या फिर फ्रैंकलिन का नाम पूछ रहा है, या न्यूटन का नाम पूछ रहा है। पहले ये देखिए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आप उसे
ध्यान पूर्वक कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और इसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो हम आपको क्या बताएं कि आवेश के गुण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश की निश्चितता, एक आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। तो चलते हैं आवेश की निश्चितता क्या है। तो आवेश की निश्चितता यानी कि जो निश्चित है, अगर हम मान लेते हैं कि कोई रेस्ट में है, रेस्ट यानी कि विराम, कोई विराम में है और कोई मान लेते हैं कि कोई चार्ज जो है, चार्ज, आप तो समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है, यानी कि आवेश। आवेश कोई आवेश मतलब किसी बॉडी का आवेश, कोई बॉडी है वह रेस्ट में है और फिर वह गति करने लगा यानी कि मूव करने लगा, तो वह क्या हो गया, विराम से किस में चले गए, तो गति में। वो गति में गए तो आवेश जो है रेस्ट यानी कि इसमें क्या गए, मूविंग आ गए। तो चार्ज जो है इसमें जो मूविंग में आए, इसमें रेस्ट में है, इसमें मूविंग में चार्ज जो है, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन जो है चेंज होगा। यही तो है आवेश संरक्षण की, आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता यह कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट मतलब कि उसके चार्ज उतना ही होगा। अगर कोई बॉडी मतलब मूविंग कर रहा है तो उसके चार्ज उतना ही होगा, ना ही चार्ज घट सकता है और ना ही चार्ज बढ़ सकता है। तो आवेश अगर गति कर रहा है यानी कि चार्ज अगर गति कर रहा है तो इसका उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अगर मूविंग कर रहा है तो जो रेस्ट में था उसके पास आवेश उतना ही मूविंग के टाइम भी उसके साथ रहेगा आवेश। ओके, तो आवेश की निश्चितता हो गया। आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या कहता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है, तो आप लोग बहुत सुने होंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, यानी कि ऊर्जा को संरक्षित करने का सिद्धांत, आवेश को संरक्षित करने का सिद्धांत। मतलब कि कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि उसे बचा कर रखना, नो ये नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। क्यों कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत यह कहता है कि आवेश को नहीं आप उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि पदार्थ है, इसको हम पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे यानी कि नष्ट कर देंगे, ये संभव नहीं है। मतलब कि ये मान लेते हैं कि एक प्रकार के आवेश ही है, इसमें आवेश उत्पन्न है, आवेश ढेर सारा आवेश है। आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, एस्ट्राम नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसके इस बॉडी में अगर जितना आवेश है तो उतना ही आवेश रहेगा, इसमें नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं और इसमें नहीं हम नष्ट कर सकते हैं। जितना चार्ज उतना ही चार्ज इस पर रहेगा, ठीक। आवेश संरक्षण के सिद्धांत तो ये कहता है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ना उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आवेश को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। आप फॉर्म मतलब कि वो नहीं समझ जाइएगा कि ये वाला फॉर्म ऐसे करके भर लेते हैं फॉर्म, हाँ यही वाला फॉर्म है सर, नहीं सर ये वाला फॉर्म नहीं है, सर ये वाला फॉर्म नहीं है। फॉर्म मतलब कि इसको चेंज करना भाई, कि यानी कि आवेश को हम नहीं मतलब कि और मतलब कि कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते नहीं नष्ट कर सकते, इसे एक दूसरे के रूप में बदल सकते हैं। आप जैसे मान लेते हैं कि इसमें आवेश है, आवेश यानी कि बैटरी आप देखे होंगे, बैटरी हमारे पास बैटरी तो नहीं है जो हम दिखा सकते हैं, तो आप लोग बैटरी देखे होंगे। बैटरी में आप देखते हैं कि आवेश उसमें होता है, फुल बैटरी जो आते हैं उसमें आवेश होता है, ठीक, सेल जिसको कहते हैं। और उससे आप दो तार निकाल कर बल्ब जलाइए तो इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इसमें जो है रासायनिक रूप में था बैटरी में, वो चला गया किसमें, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जा रहा है और बल्ब को उत्सर्जित करके उष्मा दे रहा है। तो बताइए आवेश को आप नष्ट किए नहीं किए भाई,
आवेश को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। आप बल्ब जला रहे हैं तो आवेश क्या हो रहा है, आवेश मतलब कि उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। आवेश कोई खेल नहीं है भाई, हाँ ध्यान रखना। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत आप बुझ गए, यानी कि एक उसे ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और उसे ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यहीं पर गुण को हम समाप्त करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं कि क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट, विशिष्ट है, आप लोग सुने होंगे कि ये कोई खास है, विशिष्ट है। तो चलिए विशिष्ट आवेश, इसको इरेजर कहते हैं। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। अब विशिष्ट थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो आप लोग कहिएगा सर कितना लंबा वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे, ऐसा बात नहीं है। आप किसी टीचर को ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे मत कहिएगा कि सर आप ऐसे करें वैसे करें, क्योंकि वो अगर दिल से पढ़ा रहा है तो आप भी दिल और दिमाग दोनों से सुनिए, और कान से सुनिए, समझ गए, और दिमाग को चलाइए। और वो पैसा उसार पर ज्यादा दिमाग को मत चलाइए कि हाँ वो ऐसे करें वैसे करें, ठीक। तो विशिष्ट आवेश क्या है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है उसके आवेश, इलेक्ट्रॉन के जो है यानी कि आवेश जो है, और इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, आपको हम एक कूलाम का मान बताना ही भूल गए। 1 कूलाम इजकल टू जो है वह होता है 3 × 10⁹। हम 3 × 6 लिख दिए, सॉरी। थ्री इंटू 10⁹ किसमें, ESU में। हमें ESU में ये मान बताए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलाम इजकल टू 6.25 × 10⁻⁻के कितना 19, इतना मतलब कि होता है मान, सॉरी प्लस के 18 होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगाकर मान बताए। अगर 19 डालते तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना पड़ता, ठीक। तो 0 पॉइंट नहीं लिख के यहाँ पर ये मान होगा प्लस के 18। 1 कूलाम इजकल टू 3 × 10⁹ ESU, और 1 कूलाम इजकल टू 6.25 × 10⁻18 ESU, ठीक। तो ये दोनों मान आप याद रखिएगा, हम भूल गए थे इससे पहले। तो चलिए बताते हैं विशिष्ट आवेश क्या है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के मास यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट, उनके अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्या आवेश अपान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश बटा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ही विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को EQ से रिप्रेजेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास द्रव्यमान यानी आवेश को EQ से और द्रव्यमान को EM से, इजकल टू क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि इसे रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट कहते हैं विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश इजकल टू EQ अपन में EM, इस पर आप मान रख के सोल्व कर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। आपको हम मान बता दिए हैं, आप लिखकर और सोल्व कर दीजिएगा, ओके। तो यहाँ तक विशिष्ट आवेश हो गया। विशिष्ट आवेश के बाद आता है आवेश के क्वांटिटी
जेसन, यानी कि क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? जैसे मान लेते हैं कि आवेश जो है हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन, 10, 15, 20, 10,000, 20,000, 60,000 तक इलेक्ट्रॉन दे दिए, वह चला जाएगा। यानी कि आवेश जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी आवेशित जो मूल है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है पूर्ण गुणज के रूप में जाता है, यानी कि बट्टा वट्टा पॉइंट में नहीं जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू N। इलेक्ट्रॉन का जो मतलब कि मान है, अगर ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन को पूर्ण गुणज के रूप में भेजेंगे, पूर्ण गुणज के रूप में भेजेंगे, क्योंकि वह पूर्ण गुणज के रूप में ही जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में जाता है, हम बताते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे मान लेते हैं कि संख्या 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में ये जाता है, तो n बराबर अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं -, +1, +2, माइनस में क्यों चला, -2, -1, -5 ऐसा करके भेज सकते हैं। लेकिन कभी भी 1.1 इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज सकते हैं, प्लस 2.5 इलेक्ट्रॉन को नहीं भेज सकते हैं, +3.5 डॉट 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 ढेर सारा जो पॉइंट में चला जाए, जो बटन चला जाए, इसे नहीं भेज सकते हैं, इसे नहीं भेज सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन हम बताते हैं, चलिए समझते हैं। अब हम कहे कि अगर वह पॉइंट पर चला जाए तो मान मतलब कि उसे नहीं भेज सकते। चलिए हम ये लिखते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम। आप इसे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, ये बताइए। आप लोगों का सही ऑप्शन होगा कि सर इसे नहीं भेज सकते हैं। सही बात है, सही आप बोल रहे हैं, हाँ इसे नहीं भेज सकते। लेकिन हमने क्या कहे थे कि मैं आपको एक झटका दूंगा और मैं एक अलग लेवल का थोड़ा सिखा रहा हूँ। तो चलिए इसे मेरे भाई भेज सकते हैं। आप कहेंगे कि सर आप तो गलती बोल रहे हैं, कि आप भी तो कहें कि पॉइंट में अगर मान चला जाए तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में भेज सकते हैं मेरे भाई। इधर आ जा, तेरे को मैं समझा रहा हूँ। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम को आप कैसे लिख सकते हो? ये यहाँ पर जो गुणाम है ये बट्टा में आएगा। चलिए बट्टा में लेकर आते हैं। 10 की पावर 18 है, ओके। ये पॉइंट उड़ाएगा तो 2 नीचा गुना होगा, ये 18 है तो 16 बचेगा, माइनस 18 कूलम, तो यहाँ पर 16 कूलम, यहाँ पर ऊपर में ये 10 का पावर +2 हो जाएगा, तो कटेगा तो 16 होगा, तो 6 इतना इंटू के 10 के पावर माइनस प्लस के 16 कूलम, 16 करके मान ऐसे आने। लेकिन ये हम ये बताए कि यहाँ से इसको ऐसे करके हम यानी कि ये बताए कि देखिए कितना बड़ा नंबर हो रहा है, यानी कि 6, 2, 5 इसको गुना कीजिए तो इनकी कितना है 10, 16, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो 14 गो 15 गो 16। बताइए इतना बड़ा अंक को क्या हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? यही हम बता रहे हैं कि क्या हम ही ने कहा था कि पॉइंट में अगर चला जाए तो मान को हम नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर लाख में चला जाए, करोड़ में चला जाए, अरब में चला जाए, 10,000 में चला जाए, तो उसे हम बदल सकते हैं, यानी कि उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, भले वो पॉइंट में क्यों ना हो, चाहे बट्टा में क्यों ना हो। तो इसे क्या कर सकते हैं? इसे ट्रांसपोर्ट
किया जा सकता है, इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो आपने अभी क्या सीखा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो आप लोग जरूर अपने साथियों के साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट था। आपको हम बताए कि एक फार्मूला Q यानी कि आवेश के संरक्षण के आवेश का क्वांटीकरण अगर आप निकालिएगा तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू N E। E हो गया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन, N हो गया है संख्या, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसमें उपस्थित है संख्या में। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। न्यूमेरिकल्स है कि 7n के पावर 4 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। 7n, n नाइट्रोजन हो गया है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है और इसके परमाणु मतलब कि जो भार है वह 14 होता है। ओके, तो चलिए तो 7n के n में उपस्थित जो है, n में उपस्थित क्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, ये क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी उपस्थित होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम जो है नाइट्रोजन के बारे में हम बताते हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मिला के ही द्रव्यमान संख्या बनता है। तो चलिए 7n 14 और इसके द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान संख्या, इसके द्रव्यमान संख्या जो है वह प्रोटॉन इसके द्रव्यमान संख्या जो है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर इसके द्रव्यमान बना है। अब इसका मतलब कि जेड का अर्थ होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। जेड का अर्थ क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के देखिए, यानी कि इनके जो द्रव्यमान है वह कितना है, 14। भाई द्रव्यमान बताया गया 14 है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान की संख्या बन रहा है। तो 14 जेड यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसके द्रव्यमान मतलब कि जेड परमाणु क्रमांक कितना है, तो 7। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 7, तो 7। तो आप द्रव्यमान ये भी जान गए। तो अब आपको क्या करना है, अब फॉर्मूला निकालते हैं। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि नाइट्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र जेड यानी कि जेड आप समझ गए होंगे, परमाणु की संख्या, जेड परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इक्वल टू, अब जेड परमाणु क्रमांक किन किन से है, तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों से तो मिलकर बना है। तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन के लिए P और इलेक्ट्रॉन के लिए N लिखा जाता है। प्रोटॉन के लिए P, इलेक्ट्रॉन के लिए N लिखा जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या जितना उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आप मिल गया, यानी कि इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू 7। प्रोटॉन की संख्या कितना है, 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7, न्यूट्रॉन की संख्या भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर से आप मान निकाल लिए कि इसका मतलब कि संख्या कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, मतलब कि नाइट्रोजन परमाणु जो मतलब एक एटम है, यानी कि उनके जो एलिमेंट है उनके परमाणु क्रमांक कितना आया,
तो परमाणु क्रमांक जो है आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक इसका 7 आया। तो चलिए Q इक्वल टू यानी कि आवेश निकालना है ना, तो आवेश Q इक्वल टू Ne, आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो Q का मान कितना है, तो Q का मान यानी कि Q आप कितना निकालें, Q का मान हमको बताना है कि आवेश इसमें कितना उत्पन्न होता है। तो आवेश हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, Q यानी कि आवेश कितना उत्पन्न हो रहा है। Q इक्वल टू Ne, N का मान कितना 7, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इतना होता है, इतना कूलम। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 11.2 इंटू के 10 की पावर -19 कूलम इतना मानेगा। आप ये बताइए कि क्या इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। यहाँ पर मान देखिए, ये मान कितना बड़ा है, ये डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम भेज रहे हैं तो यहाँ पर पावर में कितना है। ये अगर मान मतलब कि कम है तो नहीं भेजा जा सकता है, यानी कि पावर में अगर मान अधिक है तो उसे हम भेज सकते हैं। ठीक, तो एक और हम दे देते हैं, आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। मतलब कि एक कूलम पर कितने आवेश मतलब कि दिया जा सकता है, एक कूलम पर कितने आवेश दिया जा सकता है और वस्तु में कितने मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो सकती है या कमी हो सकती है। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आवेश की विधियां बताते हैं। आवेश 3 प्रकार के होते हैं, यहीं पर हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बता देते हैं। आवेश की विधियां, आवेश की विधियां, आवेश की विधियां में 3 प्रकार के। पहला होता है घर्षण द्वारा, यानी कि मान लेते हैं कि ये क्या है, मार्कर को हम खूब घसा रहे हैं ऐसे करके, या फिर यही इसको हम खूब ऐसे अपने बालों में घसा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में चेंजेस हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। तो पहले हो गया घर्षण द्वारा आवेशन, पहला हो गया घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हो गया है चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा है क्या, तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, चलिए घर्षण द्वारा तो हम बता दिए। अब चालन द्वारा क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई बॉक्स है, इसमें आवेश पूरा फैला हुआ है। ठीक, और ये कोई बॉक्स है, इसको अगर हम पास आन लेते हैं, दोनों को सटा देते हैं। ठीक, दोनों को सटा देंगे तो ये पूरा बॉडी पर जो यहाँ पर जो मतलब कि ये मान लेते हैं कि 2 बॉडी को हम सटा दिए तो पूरा बॉडी पर क्या आ गया, आवेश आ गया, ये पूरा बॉडी पर आवेश आ गया। ठीक, ये हो गया। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, तो मान लेते हैं कि ये कोई मतलब गोला है, इस पर प्लस चार्ज पूरा भरा हुआ है, और यहाँ पर कोई गोला है, इसमें माइनस चार्ज भरा हुआ है। और इसमें मतलब कि आवेशन जब होगा, मतलब इसके पास आनेंगे तो इसके जो मतलब कि पॉजिटिव है पूरा तो भरा है यार, और इसमें जो निगेटिव है मतलब इसमें भी पॉजिटिव है, ये नहीं कि इसमें निगेटिव नहीं है। तो ये जो है यानी कि निगेटिव इस ओर आ जाएगा, पॉजिटिव इस ओर आ जाएगा, यानी कि प्रेरित हो गया। तो यही है इसके आवेशन की विधियां। और हम आपको मतलब कि ढेर सारा आवेश के बारे में बता दिए। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या है, यानी कूलॉम के नियम, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और न्यूमेरिकल्स आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।